नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मोदी सरकार 3.0 का गठन हो चुका है। अब जनता कैसे देख रही है इस बार के कार्यकाल को, क्योंकि लगातार 400 पार की बात चल रही थी, लेकिन 240 सीटें, महज 240 सीटों पर प्रधानमंत्री मोदी को इस बार विपक्ष रोकने में कामयाब रहा है। जनता से पूछ लेते हैं इस बार का कार्यकाल वो कैसे देख रहे हैं। सर, तीसरी बार शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ, प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, कैसे देखते हैं इस बार के कार्यकाल को? सर बिल्कुल अच्छे से देखते हैं। एक इतिहास रचा जा रहा है देश में। नेहरू जी के बाद में कोई पहला प्रधानमंत्री ऐसा है जिसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। आज वो प्रधानमंत्री दोबारा से हमारे बन गए तीसरी बार। ये एक इतिहास रचा जा रहा है। और जिन लोगों को भी ये लग रहा है कि गठबंधन की सरकार होने की वजह से सरकार में कमजोरी रहेगी या लचीली रहेगी, तो मैं उनको बता दूं कि गठबंधन की सरकार होते हुए भी अगर नेता सशक्त है, नेता मजबूत है, तो वो बहुत अच्छे से चलाता है। जैसे हमने अटल जी के समय पर भी देखा था, वो भी गठबंधन की ही सरकार थी, लेकिन 5 साल जो अटल जी के ने राज किया, देश के सरकार चलाई, रूल किया, उसी तरीक़ा से नरेंद्र मोदी जी भी बहुत अच्छे से सरकार को चलाएंगे। और नरेंद्र मोदी जी के पास में जो तजुर्बा है और जिस तरीके से देश को पिछले 10 सालों से विकास के पथ पर लेकर चल रहे हैं, तो उस गाड़ी में अच्छी बात यह है कि अभी भी ब्रेक नहीं लगा है और वो गाड़ी उसी रफ्तार के साथ आगे बढ़ेगी। बल्कि मुझे लगता है कि इस बार कई युवा चेहरों को भी मौका दिया गया है, तो मुझे लगता है कि और भी रफ्तार से गाड़ी आगे बढ़ेगी। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष बार बार हमलावर है, लगातार एक ही बात कही जा रही है, 2 बैसाखियों के सहारे इस बार की सरकार चलेगी। जो बड़े बड़े फैसलों की बात करते थे, जो आके अपने फैसले थोप दिया करते थे प्रधानमंत्री 2024 तक, अब वो नहीं हो पाएगा। लोकतंत्र बच गया है और इस बार विपक्ष ने जो मोदी जी का घमंड है वो तोड़ दिया है। सर देखो, ये विपक्ष है, कुछ भी बोलेगा। हमारे यहाँ पर लोगों को बोलने की आज़ादी है और इसलिए कई बार लोग कुछ भी बोल जाते हैं। ये सच्चाई है कि गठबंधन की सरकार है, लेकिन जो 400 पार का नारा भी दिया गया था वो अकेले बीजेपी का नहीं था, वो एनडीए का था। अब की बार 400 पार। और इनको ये नहीं भूलना चाहिए, जो भी लोग ये बातें कह रहे हैं, इनको ये नहीं भूलना चाहिए कि पूरा विपक्ष मिलकर भी अकेले बीजेपी के बराबर भी सीटें नहीं ला पाया, उनसे पीछे है पूरा विपक्ष मिलकर भी। और एनडीए के तो आसपास भी नहीं है। कोई भी एक सिंगल बीजेपी को छोड़कर कोई एक सिंगल पार्टी बताइए जिसकी संख्या 100 में आई हो। कांग्रेस जो 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी पार्टी है, उस कांग्रेस को भी नाको चने चबा दिए। 10 साल से एक सरकार चल रही है और बावजूद इसके कांग्रेस ने देश में इतना माहौल बनाया, इतनी यात्राएं करी, इतने झूठ और फरेब फैलाए, इतना कुछ बोला कि 8500 रुपये देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, 1 लाख रुपये सालाना आएगा। इतने सारे झूठ के बावजूद भी हुआ क्या? कांग्रेस भी 100 से नीचे ही सिमट कर रह गई। तो पूरे विपक्ष की जो जनता ने जो मोहर लगाई है, अगर आप वोट परसेंटेज से भी देखेंगे, लोकतंत्र है, सबको अपना वोट देने का अधिकार है, सबके पसंद और नापसंद होती है, लेकिन अभी भी अगर आप मेजॉरिटी वोट्स देखेंगे, परसेंटेज वाइज भी देखेंगे, सीट वाइज भी देखेंगे, तो वो बीजेपी और एनडीए के साथ में है। तो आपको जनता ने जिस भरोसे के साथ में तीसरी बार चुना है, उसी भरोसे को कायम करते हुए नरेंद्र मोदी जी सरकार चलाएंगे और बहुत बढ़िया से सरकार चलेगी। बाकी विपक्ष का काम है झूठ बोलना, भ्रम फैलाना, वो फैलाते रहेंगे। मैं तो अभी भी बोलूँगा कि इनके पास में समय है, कुछ सीटें बढ़ी हैं तुम्हारी, एक अच्छा विपक्ष बनकर बैठो और सही मुद्दे उठाओ, सही चीज़ से करो। अगर विपक्ष और सरकार दोनों मिलकर चले तो सरकार बहुत अच्छी चलती है। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि हमारा विपक्ष अपने देश को ही बदनाम करने में और लेग पुलिंग में लगा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो जैसे सरकार बनने के बाद एक जो मुद्दा सबसे ज़्यादा गरमाया जाता कि आने वाले 100 दिनों में जो कार्यकाल, जो 100 दिनों का जो कार्य पहले ही तय करके रखते हैं प्रधानमंत्री मोदी, तो उसमें बड़े फैसले लिए जाते हैं। अब चाहे अगर 19 की बात करें तो 370 हटाई गई थी, और इस बार यूसीसी, 1 नेशन 1 इलेक्शन और धर्म के आधार पर जो आरक्षण दिया गया था, उसको लेकर प्रधानमंत्री लगातार हमलावर रहे हैं। क्या इस गठबंधन की सरकार में ये सारी चीज़ें पूरी हो पाएंगी अब 100 दिन के अंदर अंदर? मुझे लगता है कि हो पाएंगी, क्योंकि जब लोगों ने अगर समर्थन दिया भी है अपना, तो आप वो सभी लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी अपने वादे के पक्के हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं, और वो चीज़ होगा। और यूसीसी तो देश में लागू होगा और होना भी चाहिए, वो नीड है। आज भारत की वो ज़रूरत बन चुकी है, भारतवासी उसको मांग रहे हैं। वो कोई सरकार थोप नहीं रही है, वो भारत की नीड है और भारतवासी उसको मांग रहे हैं, तो वो ज़रूर यूसीसी लागू होगा। और धर्म के आधार पर आरक्षण के खिलाफ मैं हूँ। मैं तो खैर अगर देखा जाए तो मैं जातिगत आरक्षण के भी खिलाफ हूँ, धर्मगत आरक्षण के भी खिलाफ हूँ। मेरे हिसाब से तो आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए।
आर्थिक आधार पर आप आरक्षण दो तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी अभी जातिगत चल रहा है, लेकिन अब धर्म के आधार पर भी आरक्षण तो वो गलत है और वो लागू नहीं होगा, ये आप मानकर चलिए। आप आर्थिक के आधार पर आरक्षण की बात कर रहे हैं। इस बार जो समीकरण बैठाए जा रहे हैं वो ये कहा जा रहा है कि पीडीए जो अखिलेश यादव ने नारा दिया था उत्तर प्रदेश के अंदर, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, वही मुख्य कारण रहा है उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की सीटों में गिरावट आने का। क्योंकि जो आरक्षण को लेकर बयान दिया गया कि जब भी अगर बीजेपी सत्ता में आई तो आरक्षण खत्म कर देगी, तो कैसे देखते हैं सर? सर मैंने आपको क्या बोला, विपक्ष का काम था भ्रम फैलाना, झूठ फैलाना, और उसी भ्रम और झूठ को इन्होंने फैलाया। और हमारे देश में ना, हमारे जीन में इमोशनल पना होना, हम लोग थोड़ा इमोशनल भी हो जाते हैं, और किसी एक सिंगल फैक्टर की वजह से ना कभी भी कोई भी चुनाव नहीं आता है, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो। एक सिंगल फैक्टर की वजह से कोई कभी चुनाव नहीं आता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें रही जिसकी वजह से यूपी के अंदर में थोड़ा सा बदलाव नज़र आया और आधी सीटें उधर आधी सीटें इधर हुई। लेकिन अभी भी आप समझिए कि आधी सीटें अगर एक ही पार्टी के पास हैं और बाकी आधे में पूरा गठबंधन है, तो वो भी सोचने वाली बात है। कांग्रेस और उसने मिलकर जो 44 सीटें लाए हैं या अकेले 36 लाए हैं, तो ये भी अपने आप में एक समझने वाली बात है। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि पीडीए की वजह से ही नहीं हुआ है, पीडीए भी एक मुद्दा था। हमारे यहाँ पर यूपी और बिहार को पहले बीमारू राज्य कहा जाया करता था, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी आए और आज सिर्फ बिहार को बीमारू राज्य कहा जाता है। उत्तर प्रदेश को कहीं ना कहीं उन्होंने उससे निकाला और आज इन्वेस्टमेंट बिहार उत्तर प्रदेश के अंदर में सबसे ज़्यादा है। आज उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1 स्टेट बन चुका है, तो योगी जी की नीतियों की वजह से बना है। इससे पहले बीमारू राज्य कहा जाता था। तो लेकिन हमारे साथ में एक समस्या जरूर है उत्तर प्रदेश और बिहार में, खास करके पूर्वांचल क्षेत्र जहाँ से ज़्यादा हारे हैं बीजेपी वाले, जातिवाद। और वही पीडीए के फैक्टर में वो जातिवाद घुस गया और उस जातिवाद की वजह से नुकसान हुआ भाजपा को। और पीडीए के साथ साथ जातिवाद के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे मुझे लगता है कि जैसे कृषि कानून को समझने में किसानों को समस्या हुई थी, ऐसे ही अग्निवीर को समझने में शायद युवाओं से भी गलती हुई है या क्या है। मुझे लगता है कि सरकार भी उस पर शायद सोचेगी और युवाओं ने इस बार शायद अग्निवीर भी एक उनके लिए गलत फैक्टर गया है। उसके अलावा कुछ इन लोगों ने भ्रम फैलाए, योगी जी और अमित शाह को लेकर भ्रम फैलाया गया, उसका भी असर पड़ा है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही हैं जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश आ रहे, किसी एक सिंगल रीजन की वजह से नहीं हुआ है। हाँ, तो अब कैसे देखते हैं इस साल का जो कार्यकाल होने वाला है? विपक्ष इस बार 233 सीटों के साथ लोकसभा में बैठने वाला है। और जैसे नीतीश कुमार को लेकर आरोप लगते हैं कि यूसीसी विरोधी हैं, वो चाहते हैं यूसीसी ना आए। चंद्रबाबू नायडू हैं, वो आंध्र में कह रहे हैं कि हम धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे। तो कैसे देखते हैं फिर ये दोनों चीज़ें? ये एक विचारधारा ये भी और एक विचारधारा प्रधानमंत्री जी की भी है, कैसे कोऑर्डिनेट कर पाएंगे? सर देखिए, मैं आपको बताऊं, पहले तो मैं एक सामान्य नागरिक हूं भारत का, तो मेरी समझ उतनी ही हो सकती है। सरकार में जो लोग बैठे हैं और सरकार जिस तरीके से चलाएंगे, मुझे लगता है कि इसका बेहतरी से जवाब तो वही दे पाएंगे। बट फिर भी मैं आपको एक बात बता दूं कि जो भी गठबंधन में है उन सबको ये पता है कि ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी है और ये जो देश हित में होगा उसको करवा कर रहेंगे। और उसके लिए ये जानने के बाद उन लोगों ने समर्थन दिया है ना। नीतीश चाहते तो चले जाते, नायडू चाहते तो चले जाते, लेकिन ये सब कुछ जानने के बाद ही उन्होंने समर्थन दिया है। और मुझे लगता है कि वो समर्थन के साथ में रहेंगे और जो देश हित में होगा वो नीतीश और नायडू भी उसका साथ देंगे। नरेश, नीतीश और नायडू, ये जो 3N है, ये साथ रहेंगे और ये साथ देंगे। और मुझे लगता है कि विकास की गाड़ी अभी चलती रहेगी। जैसे कि आज खबर निकल कर आती है कि 2047 के रोड मैप पे फिर से काम किया गया है। आज भी प्रधानमंत्री ने यही कहा है कि हम 2047 का विज़न लेके चल रहे हैं। तो क्या जिस तरीके से परिणाम आए हैं इस बार का कार्यकाल, जैसे 19 से 24 तक चला, वैसे अब 24 के बाद 29 तक चल पाएगा? मुझे लगता है कि देखिए, मैं आपको बताऊं, 24 से 29 तक में कठिनाइयां तो आएंगी। ऐसा नहीं है कि मैं ये इस बात से नकार दूं। अगर मैं बिल्कुल ही फिर वो वाली बात हो जाएगी कि जब शिकारी शिकार कर रहा है और कबूतर ने आंख बंद कर ली तो शिकार नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा। कठिनाइयाँ आएंगी, चुनौतियाँ आएंगी, लेकिन चुनौतियों से ही लड़कर दरिया पार होती है, ऐसे ही नहीं होता है। तो उन चुनौतियों के साथ में लड़ने के लिए एक समझदार नेतृत्व है, एक बड़ा मंत्रिमंडल है, देश के प्रधान हैं और सभी समझदार लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं। और जो उनके गठबंधन में भी नेता हैं वो लोग भी कोई मूर्ख नहीं है, उनको भी इतना तजुर्बा है देश अपने अपने राज्य को चलाने का, सभी नेता लोग हैं। तो मुझे लगता है कि छोटी मोटी कठिनाइयाँ आएंगी, चुनौतियाँ आएंगी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी उन सभी चुनौतियों से लड़ते हुए 5 साल पूरी अपनी सुचारू रूप से सरकार चलाएंगे। और जो फैसले देश हित में होंगे, चाहे फिर वो कठिन फैसले हों, चाहे वो
आसान फैसले हों वो लिए जाएंगे। और जो लगेगा, कई बार ऐसा होता है, देखिए जब किसान कृषि बिल आया तो सब लोग आ गए, सरकार ने एक अच्छा बिल सोच के किया था और अच्छा बिल था भी अगर उसको पढ़ते। लेकिन जब पूर्ण बहुमत की सरकार थी, किसी गठबंधन का कोई डर नहीं था, लेकिन जब मोदी जी को लगा कि उनकी अपनी जनता नाराज़ है उस चीज़ से और कहीं ना कहीं उससे इफेक्ट पड़ रहा है जनता को पर्सनली, उनका किसान आज अपने खेत में नहीं जा रहा है, तो उन्होंने इस कृषि कानून को वापस लिया। इसे बैकफुट पे आना नहीं कहते, इसे कहते हैं जनता का मर्म समझना। या जो अभी आपने रोड एक्सीडेंट वगैरह के लिए जो यातायात नियमों में बदलाव किए गए थे, हिट एंड रन केस के ऊपर में, तो उसमें भी जब ड्राइवर भाइयों ने उसका स्ट्राइक किया, जबकि आप देख रहे होंगे उसके दुष्परिणाम क्या क्या निकल रहे हैं। पुणे में हो गया, कई जगह पर जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग टक्कर मारते हैं और निकल जाते हैं। तो कई बार ना जनता के भी समझ में नहीं आता कि ये कानून हमारे फेवर में है या नहीं है, और वो विरोध कर देती है। तो लेकिन सरकार ने क्या किया कि जनता के लिए पूर्ण बहुमत की सरकार होते हुए भी उसको वापस लिया ना। तो कई बार ऐसे फैसले लिए जाते हैं जो जनता के हित में हों, और सारे फैसले देश और जनता के हित में ही लिए हैं नरेंद्र मोदी जी ने, और आगे भी उसी तरीके से काम करते रहेंगे। चलिए, आखिरी सवाल ये होगा, नीतीश कुमार को लेकर बार बार अटकलें लगाई जाती हैं कि पलटू चाचा कब पलट जाएं, कोई भरोसा नहीं उनके ऊपर। तो क्या 5 साल तक टिके रहेंगे एनडीए के साथ नीतीश कुमार? मुझे लगता है कि इस बार टिके रहेंगे, और अगर इस बार भी नहीं टिके तो उनकी अपनी भी साख दांव पर है। वो एक समय था कि नीतीश कुमार को बहुत मंझा हुआ नेता कहा जाता था, आज वो समय आ गया कि उनको पलटू पलटू कहा जा रहा है, और उनके सबसे ज़्यादा मीम वायरल हैं। तो मुझे लगता है कि अभी भी समय है और नीतीश जी अपनी उस समझदारी को दिखाएंगे और इस बार नहीं पलटेंगे। और अगर पलटते हैं तो मुझे लगता है कि वो अपना ही भविष्य खतरे में डालेंगे, उससे किसी और का नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर नीतीश पलटते भी हैं तो भी भाजपा बहुमत में है।